नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के शहर कोतवाली की टटीरी पुलिस चौकी के बाहर नकली किन्नरों की पिटाई की लाइव वीडियो सामने आई है। असली किन्नरों ने दो नकली किन्नरों को बधाई मांगते हुए पकड़ लिया और पहले तो भरी भीड़ में उनका सर मुंडन कराया और फिर चप्पलों से उनकी पिटाई की। इतना ही नहीं, दोनों नकली किन्नरों को पीटते हुए किन्नर पुलिस चौकी ले गए, जहाँ पुलिस कर्मियों के सामने ही उनकी चप्पलों से जमकर धुनाई की गई। नकली किन्नरों की पिटाई का लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना टटीरी कस्बे में हुई है, जहाँ किन्नरों के भेष भरकर दो नकली किन्नर बधाई मांग रहे थे। तभी इसकी सूचना किसी ने उन एरिया के किन्नरों को दे दी, जिसके बाद असली किन्नर अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और दोनों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि पहले दोनों नकली किन्नरों का सर मुंडवाया गया, जिसके बाद उन्हें बाजार से निकालकर उन्हें पीटते हुए जुलूस निकाला गया और उसके बाद किन्नरों को चौकी लाया गया, जहाँ पुलिस कर्मियों के सामने उन्हें चप्पल पड़े। हाँ, ये टटीरी क्षेत्र का मामला है और टटीरी चौकी क्षेत्र में वो आता है। इनके क्षेत्र बटे रहते हैं किन्नरों के। ये दो किन्नर जो है, जो ये डुप्लीकेट बता रहे हैं, इन्हीं के साथ ये किन्नर रहते थे ढोलक वगैरह बजाने में और इन्हें ही वसूली की है बता रहे। और उसी बात पे इनकी आपस में लड़ाई हुई है, जिसमें ये थाने तक पहुँचे हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। मार्कशीट न मिलने से नाराज छात्र छात्राओं ने कॉलेज पहुंचकर मार्कशीट दिलाए जाने की मांग करते हुए कॉलेज प्रशासन पर जानबूझकर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। नाराज छात्र छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने आश्वासन देकर शांत किया। जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर स्थित एल्पाइन इंटरनेशनल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज पहुंचकर स्कूल प्रशासन से नाराजगी जाहिर करते हुए अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की मार्कशीट की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने छात्र छात्राओं को जल्द ही तकनीकी खामियां दूर करते हुए मार्कशीट उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन देकर शांत किया, जिसके बाद छात्र छात्राएं अपने घर वापस लौट गए। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने एल्पाइन इंटरनेशनल स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। फाइनल ईयर की परीक्षा होने के बावजूद भी आज तक उन्हें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तक की मार्कशीट नहीं मिल पाई है। कई बार उन्होंने मार्कशीट दिलाए जाने की मांग की थी। आरोपी की शिकायत करने की बात कहने पर कॉलेज प्रशासन उन्हें धमकाकर उनका उत्पीड़न कर रहा है। एक छात्रा का कहना है कि मार्कशीट न मिलने के कारण उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है और कॉलेज प्रशासन लगातार लापरवाही कर रहा है। छात्र छात्राओं ने एक शिकायती पत्र स्थानीय पुलिस को भी दिया है। उधर कॉलेज प्रशासन के यूनिवर्सिटी क्लर्क प्रवीण कुमार का कहना है कि कुछ छात्र छात्राओं की मार्कशीट तकनीकी खामी के चलते अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। तकनीकी खामियों को दूर करते हुए जल्द ही मार्कशीट उपलब्ध करा दी जाएंगी। सर, ये बीकॉम फाइनल में है और 2 साल की मार्कशीट इन्होंने ना पहले दी और अब रोज चक्कर लगा रहे हैं ना उसमें दे रहे। क्या दिक्कत आ रही, क्या बात? ये रोज कह रहे कि कल मिलेगी, परसों मिलेगी। इसकी शिकायत नहीं की कहीं तक? शिकायत तो नहीं की, लेकिन इन्हें तो सबको बोल दिया। जितने भी टीचर है यहाँ पे, जो प्रिंसिपल थे वो यहाँ से चले गए। ये उनका नाम ले दे कि वे देंगे, वे कहते हैं कि कॉलेज वाले देंगे, मैनेजमेंट जाने। तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सर, ये तो देख लो कि कितने बच्चे यहाँ आ रहे हैं। 30-35 बच्चे की मार्कशीट रुकी हुई है 2 साल की। तो कुछ बताया अभी तक क्या दिक्कत है, क्या खामी है? ये तो कुछ नहीं बता रहे। तो न घरे आ जाएगी, जब भी आए, जब 10-15 दिन कहते। हम यहाँ अपनी मार्कशीट के वजह से आए हैं। 3 साल हो गए। 3 साल से ये बहाने बना रहे हैं कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, 15 दिन में आ जाएगी। मार्कशीट देते नहीं है। हम कहते हैं हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, तो उस बात पे भी बोलते हैं कि हम कर दो। कितने बच्चे हैं आप लोग जो यहाँ? 30 तो होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर 30 तो हैं एटलीस्ट। अच्छा, तो ये आपकी जो है कौन सी ईयर की मार्कशीट है? 3 साल। फर्स्ट ईयर की भी नहीं दी अब तक। तो अभी तक क्या कहा आप? बस बहाने बना रहे हैं कि काम चल रहा है, काम चल रहा है। पता नहीं काम कब चलेगा, वो आएगी भी या नहीं। वैसे जिस तरह से आपको अभी तक फर्स्ट ईयर की मार्कशीट नहीं मिली, तो किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो बस ये नेट वाली मार्कशीट को यूज़ करना पड़ रहा है। अब पेरेंट्स को भी पता नहीं, कोई आंसरेबल नहीं है इस बात का। हम एल्पाइन इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ते हैं। बीकॉम हमने किए हैं यहाँ से। अभी हमारे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम, आज लास्ट एग्ज़ाम है हमारा। बीकॉम फर्स्ट ईयर की भी आज तक हमारी कोई मार्कशीट नहीं दी है इन्होंने। हम इनके पास आते हैं तो बहाने बना देते हैं, कल आएगी, परसों आएगी, प्रोसीजर चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर आज तक कोई मार्कशीट नहीं आई है। फर्स्ट ईयर तक की भी नहीं आई है। फाइनल ईयर होने को आ रही है हमारी, तो फाइनल ईयर की तो जब आएगी। अच्छा, तो किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है मार्कशीट में? सर, हम डेली आ रहे हैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं तो ये बोलते हैं कल आ जाना, परसों आ जाना, हम कल बात करेंगे या परसों करेंगे या 15 दिन में आ जाएगी, आप मतलब शांति रखो, ये करो, वो करो, पर अभी तक कोई मार्कशीट नहीं आई है हमारी। अच्छा, अगर आपको मार्कशीट नहीं मिलती है, जो भी आश्वासन दिया है, तो फिर आप क्या करें? सर, हम तो रिपोर्ट करने के लिए बोलते हैं तो ये बोलते हैं कर दो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा ही फ्यूचर खराब होएगा।
इस हमारे फ्यूचर को बोलते हैं हमें, बाकी कुछ नहीं। और फिर हमें आगे भी तो एडमिशन लेना है ना, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? नेट वाली मार्कशीट कब तक यूज़ करेंगे? अच्छा, आपने इसकी कोई शिकायत उच्च अधिकारियों को नहीं की अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं की अभी है। तक हमने सिर्फ टीचर्स की रिक्वेस्ट की थी। 3 साल से हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, कभी कॉलिंग पे, कभी यहाँ पे आके, लेकिन ये हमारा हम लगातार चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे कॉलेज में। अभी हमारे कॉलेज ऑफ हो चुके हैं, लेकिन हम फिर भी रेगुलर आ रहे हैं यहाँ पे कॉलेज में, लेकिन कोई वो नहीं दिख रहा हमें कि मार्कशीट आई। इन विद्यार्थियों में कुछ बच्चों की स्थिति ऐसी है कि जो बच्चे बीकॉम फर्स्ट ईयर की बैक में अभी तक उत्तीर्ण नहीं हुए। इनकी क्वालिफाइंग 08, सेकेंड ईयर 010 में बैक थी। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कंडीशन ये होती है, जो बच्चा प्रथम वर्ष की बैक क्वालिफाइंग को जब तक क्लियर नहीं करता तब तक उसकी पास की मार्कशीट उसे प्राप्त नहीं होती। मैंने बच्चों को अभी बताया भी था, भाई आपकी बीकॉम में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो बैक है आप ये थर्ड ईयर के साथ दे रहे हो, या मान लो आप पहले पास कर चुके हैं, वो डाटा आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा विश्वविद्यालय को। हम लोग उसे जमा करा के आपकी मार्कशीट आपको प्राप्त करा देंगे। लेकिन उसकी प्रक्रिया में क्या है कि इन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स विश्वविद्यालय भेज चुका मैं। जिनकी बैक क्लियर नहीं हुई उन्हें अभी तुरंत मार्कशीट प्राप्त नहीं हो सकती, बैक क्लियर होने के बाद ही मार्कशीट प्राप्त होंगी। बच्चों की मार्कशीट मंगाने के लिए प्रक्रिया जारी है। हफ्ता 10 दिन में ही इनकी मार्कशीट, जिन बच्चों की बैक क्लियर हो चुकी वो प्राप्त करा देंगे। बाकी की जिनकी बैक क्लियर नहीं हुई उन्हें मार्कशीट बैक क्लियर करने के बाद ही पास की प्राप्त होगी। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली पुलिस ने 2 जेसीबी एवं 4 डंपर अलग अलग 2 स्थानों से पकड़कर सीज कर दिए, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सीनियर सब इंस्पेक्टर संजय कुमार ने कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से एक जेसीबी, 2 डंपर कालाखेड़ा कनेटे के बीच जंगल में खनन करते सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार एवं राकेश शर्मा ने पकड़ लिए। वहीं मनोटा चौकी प्रभारी सहित पुलिस टीम ने सैंसोली के जंगल में एक जेसीबी, 2 डंपर पकड़ लिए। साथ ही 2 जेसीबी, 4 डंपर पकड़कर पुलिस ने सीजिंग की कार्रवाई की है। वहीं काफी समय से मिल रही खनन की खबरों को लेकर यह कार्रवाई की गई है, जिसके चलते खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अमरोहा के हसनपुर में आदमपुर में थाने से चंद मीटर की दूरी पर बीती रात एक भैंस चोरी हो गई। यहाँ तहरीर देकर भैंस की बरामदगी की मांग की गई है। आपको बता दें, तहसील के आदमपुर कस्बे में थाने से चंद कदमों की दूरी पर कस्बा निवासी चंद्रावती पत्नी फूल सिंह का घर है, जहाँ पर बीती रात्रि भैंस के नजदीक चंद्रमती का 35 वर्षीय पुत्र करण सिंह सोया हुआ था। वहीं अज्ञात चोरों ने भैंस चोरी कर ली, लेकिन नजदीक सोए पीड़ित को जरा भी भनक नहीं लगी। सुबह उठने के बाद जब भैंस गायब दिखी तो पीड़ित ने 112 डायल पुलिस को कॉल किया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने जांच पड़ताल की और बैरंग लौट गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर भैंस की बरामदगी की मांग की। ये भैंस चोरी हुई थी, हम बराबर में सोए थे, बराबर से ही यानी भैंस चोरी हुई है। खुली है भैंस बराबर से खाट के नज़दीक से बिल्कुल, और गाड़ी भी इन्होंने देखी है पीछे से बैटरी लगाकर। अच्छा। तो उस पर नंबर प्लेट नहीं है और बैक बत्ती का शीशा टूटा हुआ। अच्छा, तो आपने गाड़ी का पीछा किया था? गाड़ी का पीछा ना हमने न करा गाड़ी के पीछे। अब गाड़ी मान लो हम तो, और मोटरसाइकिल भी ना थी एकदम। पुलिस की गाड़ी पीछे लगाई है हमने। पुलिस की गाड़ी जाकर यहाँ से हमसे पूछताछ लेने के बाद जब ही चली गई है 5 मिनट के अंदर अंदर संभल की तरफ को, और गाड़ी को सुबह को 6 बजे वापसी आई है। हालांकि उसे वापसी आकर पूछना चाहिए था पुलिस को हमसे। 112 नंबर हमने बुलाने के बाद 112 वालों से भी कई मंजी गाड़ी तुम्हारी थाने की इधर गई है, तुम भी को जाओ, तो वो लोग इसी चौराहे पर से वापसी चले गए पीछे को। थाने में तहरीर दी थी आपने? हाँ, तहरीर रात को 12 बजे तहरीर लगाई है। फिर क्या सुनवाई हुई इसमें? उसमें क्या सुनवाई हो, कुछ भी सुनवाई ना हुई, और वो पुलिस वाले और धमका रहे थे कि डोर भीतर बांधो। अच्छा, और क्या कह रहे थे आप? अब तो कुछ भी उन्होंने तो कोई जानकारी ना ली है ना दी है हमने। यहाँ तो कार्रवाई ना हो रहा है, यहाँ अमरोहा के हसनपुर में उजारी चौधरी कृषि फार्म हाउस के नजदीक एक शव पड़ा मिला, जहां परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, तहसील क्षेत्र के सैदनगली थाना इलाके के कस्बा उजारी के नजदीक शादी मंडप गृह एवं चौधरी कृषि फार्म हाउस के समीप युवक का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के कॉन्टैक्ट नंबर मिलने पर परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद आनन फानन में परिजन मौके पर पहुँच गए। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक की मौत सड़क हादसे में हुई है और परिजनों का आरोप है कि युवक की एक्सीडेंट या अन्य किसी कारणों से हत्या की गई है, क्योंकि मृतक के भाई से
गत दिन 4 बजे के लगभग दूरसंचार के माध्यम से बात हुई थी, जबकि आरोप है कि या तो मृतक को हसनपुर उजारी नगली उतरना था, लेकिन यहाँ पर बीच रास्ते में आकर उसके उतरने का क्या मकसद था। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। एक्सीडेंट लग रहा है या कुछ और लग रहा है? पूरी जांच चाहिए क्या शामली के थाना भवन ऐच्छिक ब्यूरो टीम ने आज 2 परिवारों को समझौता कराया। थाना भवन क्षेत्र अधिकारी के निर्देशानुसार थाना भवन थाने में प्रत्येक रविवार को ऐच्छिक ब्यूरो लगाया जाता है, जहां परिवारों में आपसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा फसाद हो जाता है और फिर बात बहुत आगे बढ़ जाती है। ऐसे परिवार को ऐच्छिक ब्यूरो टीम थाना भवन अपने कुशल प्रयासों से फैसला कराने का प्रयास करती है। टीम की कोशिश यही रहती है कि हर संभव प्रयास से बिछड़े परिवारों का फैसला हो जाए। आज भी थाना भवन ऐच्छिक ब्यूरो में 19 फाइलें आई थी, जिनमें टीम के सफल प्रयास से 2 परिवारों का फैसला कराया गया और 17 फाइलों पर फाइनल सुनवाई जारी है। ऐच्छिक ब्यूरो थाना भवन में आज 19 फाइलों पर सुनवाई की गई है, जिसमें हमारी ऐच्छिक ब्यूरो टीम ने अपने कुशल प्रयास से 2 बिखरे परिवारों को मिलाया है और 17 परिवारों पर अभी सुनवाई बाकी है, जिन्हें आने वाले सैटरडे में बुलाया जाएगा और सुन करके सकुशल मिला दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर के छपार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह के नेतृत्व में छपार पुलिस ने क्षेत्र में हुई 3 बड़ी चोरी की घटनाओं में लिप्त चोरों को सर्विलांस टीम की सहायता से माल सहित गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। सीओ सदर कुलदीप कुमार ने छपार कोतवाली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छपार पुलिस द्वारा नेशनल हाईवे 58 पर चेकिंग के दौरान 2 लोगों को पकड़ा, जिनके पास से 13 मोबाइल फोन, बैटरा, इन्वर्टर, हजारों रुपए की नकदी, परचून का सामान, 2 तमंचे, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सीओ सदर कुलदीप कुमार ने बताया कि गत माह क्षेत्र के रामपुर तिराहे पर हुई मोबाइल की दुकान में चोरी तथा एक ऑफिस से बैटरा इन्वर्टर की चोरी व छपार बस स्टैंड पर छपरा निवासी राजेंद्र कुमार की दुकान में हुई चोरी की घटनाओं को इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम खुर्शीद निवासी कासमपुर थाना छपार व इसरार निवासी सरवट थाना सिविल लाइन है। गिरफ्तार बदमाश बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। अन्य थानों में भी इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। 31 की रात को थाना छपार क्षेत्र में रामपुर तिराहे पे एक मोबाइल की दुकान में कुछ चोरों ने चोरी कर ली थी, ताला तोड़ के, और काफ़ी मोबाइल, बैटरा, इन्वर्टर, काफ़ी सामान चोरी कर लिया था, जिसपे पुलिस ने काफ़ी मेहनत की और सर्विलांस टीम की भी मदद दी गई। और इसमें जो थाने की जो टीम गठित थी, उन्होंने इस चोरी का अनावरण किया है, जिसमें 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया मैं माल के, जिनके नाम खुर्शीद जो थाना छपार का ही रहने वाला है, और एक चोर है इसरार जो शहर का रहने वाला है। खुर्शीद के पूर्व में भी मुकदमे हैं, जानकारी में आया कि पहले भी जेल जा चुका चोरी के मुकदमे में, और इनसे काफ़ी संख्या में जो माल गया था वो बरामद हुआ है। इसमें 13 मोबाइल हैं, इन्वर्टर, बैटरा है, और अन्य छोटा मोटा जो भी सामान चोरी में गया था वो सब बरामद हुआ है। और इनके पास से 2 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं, मैं कारतूस के, जिंदा कारतूस के, वो बरामद किए गए हैं। जो भी माल है उसका 90% जो माल था वो रिकवर हुआ है, प्लस 2610 रुपये भी इनसे बरामद हुए हैं, जो कि चोरी का सामान इन्होंने बेचा था उसी के पैसे। सर, छपार क्षेत्र में पहले भी ट्यूबवेल चोरी हुई है, दुकानें चोरी हुई है, क्या उससे भी इन लोगों का संबंध है? उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इनके मोबाइलों की CDR लेके उसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं कि कहाँ ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं, और भी चोरियों में जहाँ इन लोगों ने चोरियाँ की हैं उनकी भी जानकारी की जा रही है। हो सकता है अन्य थाना क्षेत्रों में भी इनके द्वारा घटना की गई है। देश प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर भीम आर्मी के दर्जनों युवाओं ने अर्धनग्न होकर नारेबाजी करते हुए नगर में जुलूस निकालकर उप जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत का है, जहां भीम आर्मी के दर्जनों युवा कार्यालय पर इकट्ठा हुए और भीम आर्मी बागपत के जिला अध्यक्ष जिशान हयात के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने अर्धनग्न होकर नगर में जुलूस निकाला। कार्यालय से चलकर बड़ा बाजार कोर्ट रोड होते हुए सभी लोग उप जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी अभिनव सिंह को राज्यपाल
राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि देश प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या, कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, जिस कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। रोजगार न मिलने से युवा भ्रष्ट होकर गलत कदम उठा रहे हैं। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। भीम आर्मी इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करेगी। जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, भीम आर्मी का आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। जी, मैं आपको बता दूं, जो हमारी ये मनुवादी सरकार बैठी है, अंधी गूंगी बहरी सरकार बैठी है, ये मंदिरों की बात करती है, मस्जिदों की बात करती है, गुरुद्वारे की बात करती है, लेकिन रोज़गार की बात कभी नहीं की। हमारा युवा बेरोज़गार पड़ा है। पिछले सालों से ना कोई नौकरी, ना कोई भर्ती, कुछ भी नहीं निकलती। युवा क्या करे? अगर हमने बीए की है, बीएड की है, एमएड की है, अगर हमें ये करके भी मजदूरी करनी है तो फिर ये सरकार क्यों बैठी है? क्यों हम टैक्स भरते हैं? क्यों हम इनकम देते हैं? कुछ भी नहीं फ़ायदा। तो आपने ज्ञापन दिया जी, तो अगर कोई कार्रवाई नहीं तो क्या करोगे? अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा हमारे बागपत में, जिससे हम रोड जाम कर देंगे और हमारा पूरा युवा उसके साथ होगा। अब की बार हम अधरंगे हैं, अगली बार हम पूरे रंगे प्रदर्शन करेंगे। मुजफ्फरनगर में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की पहली पारी 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित की गई, जहां 6 सेंटरों पर परीक्षाएं आयोजित की गई। डीएवी इंटर कॉलेज, एसडी इंटर कॉलेज, ग्रीन चैम्बर, जीआईसी इंटर कॉलेज में परीक्षाएं कराई गई। परीक्षा में 60% परीक्षार्थी उपस्थित रहे। 40% छात्रों ने परीक्षाएं छोड़ दी। सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया था। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित की गई, जहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई थी। पॉलिटेक्निक के लिए, ग्रुप ए के लिए एग्जाम अच्छा था, सिंपल था, बहुत अच्छा एग्जाम गया। आज व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और सैनिटाइजर, मास्क सब कुछ बहुत अच्छा था। मुजफ्फरनगर के शहीद प्रशांत शर्मा, जिन्होंने पुलवामा में आतंकियों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी, वह हमारे मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे और वह पंजाब नेशनल बैंक की हनुमान चौक शाखा के साथ अपना वेतन खाता बनाए हुए थे। पीएनबी के मंडल प्रमुख विशाल अग्रवाल, शाखा प्रमुख नीरज भारती, सर्किल सचिव गौरव किशोर ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ शहीद के पिता को 30 लाख रुपए का चेक देने के लिए पहुंचे। पंजाब नेशनल बैंक सबसे पुरानी स्वदेशी बैंक है और सशस्त्र बलों की सभी जरूरतों की देखभाल करता है। पंजाब नेशनल बैंक के रक्षक प्लस योजना शून्य लागत पर 30 लाख के बीमा के लिए उपलब्ध है। पीएनबी भारतीय सेना, वायुसेना, भारतीय नौसेना के सभी सेवारत सैनिकों और रक्षा पेंशनरों के लिए इस सेवा का विस्तार करता है। बैंक कर्मचारियों का बहुत ही बहुत धन्यवाद इसके लिए, जो उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाई। और बाकी बच्चे के लिए, जो मेरा बच्चा एक्सपायर हुआ, उसके लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फौज में कोई ना जाए जी, ये तो देश सेवा है जी। ये सौभाग्य है जो बच्चा शहीद हुआ है। शहीद वही बच्चा होता है जो भारत माँ को प्यारे होते हैं। भारत माँ ने उसको हमेशा के लिए गोद में ले ली। वो ये धरती, जब तक ये धरती रहेगी, मेरे बच्चे का नाम भी रहेगा। मुझे इस चीज़ का गर्व भी है, साथ साथ में दुख तो है कि मेरा बच्चा चला गया, लेकिन मुझे अपने बच्चे पर यही भी गर्व है कि मेरा बच्चा एक प्रकार से अपनी छाप छोड़ गया। बहुत दुख का विषय है कि इनका जो है वहाँ पे देश की रक्षा करते हुए इनका स्वर्गवास हुआ। इनका परिवार में इनके पिताजी भी एक्स सर्विसमैन हैं और ये खुद भी इन्हीं लोगों के कारण हम यहाँ पे हंस खेल रहे हैं। हमारे बैंक ने जो आर्मी में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा दी है। जिन लोगों के खाते हमारे पास होते हैं तो उसमें एक बैंक ने इंश्योरेंस की स्कीम दी है। जिन साथियों के हमारे पास सैलरी अकाउंट होते हैं, उसमें अगर इस तरह का कोई भी हादसा हो जाता है तो उनके कैटेगरी के हिसाब से उनको बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। और जो इनका स्वर्गवास हुआ तो इनकी कैटेगरी के हिसाब से उसमें 30 लाख का इंश्योरेंस निहित था जी। और जो मेरे ये दो साथी मेरे साथ हैं, इन दोनों का एक बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा। इन्होंने जैसे ही इनके संज्ञान में ये चीज़ आई, इन्होंने अविलंब उस पर कार्रवाई करते हुए प्रधान कार्यालय से उसमें तुरंत एक्शन लिया और उन्होंने भी बहुत शीघ्रता से इस क्लेम का निपटारा किया। और आज ही जैसे ही हमें प्रधान कार्यालय से पैसा प्राप्त हुआ तो इन
साथियों को जैसे ही इनके संज्ञान में आया, इन्होंने तुरंत जैसे ही मुझे बताया कि भाई हम आज ही इनको पैसा ये उपलब्ध कराएंगे, और ये पैसा आज इनके पिताजी के खाते में भी हमने क्रेडिट कर दिया है जी। तो उसी के संदर्भ में मैं इनसे मुलाकात करने आया था, इनको सूचना देने आया था। जो हो गया प्रभु की इच्छा के आगे हम सब बेबस हैं, लेकिन इन्हीं जाबाज वीरों के कारण जो है हम यहाँ पे आराम से सुख चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो ऐसे वीरों को नमन करता हूँ जिनके कारण हम बहुत सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और ऐसे माता पिता को भी मैं नमन करता हूँ। मेरठ के भैंसुमा थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर सादात में आम आदमी पार्टी की सभा का आयोजन किया गया। सभा में पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। जब भाजपा सरकार में अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, गरीबों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, गरीबों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, महिलाओं के सम्मान में CCTV फुटेज, बसों में मुफ्त किराया एवं पानी देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव हो, वह उत्तर प्रदेश में हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे क्राइम का मुद्दा है, कोरोना का मुद्दा है, कोरोना में हो रहे घोटाले का मुद्दा है, और बढ़ते हुए अपराध का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों को लेके एक ज़मीनी संघर्ष आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। जो पहला चुनाव हम लोग लड़ने का ऐलान कर चुके हैं वो है पंचायतों का चुनाव। पंचायतों के चुनाव में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। अभी हम लोगों का गांव-गांव में ऑक्सीमीटर अभियान चल रहा है, लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक करने का और उनकी मदद करने का अभियान चल रहा है। इसके साथ साथ जो इस समय की सरकार है, मौजूदा सरकार है, जिस तरह से वो आम आदमी पार्टी का उत्पीड़न कर रही है, 13 FIR हमारे खिलाफ कर लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे किए गए पिछले कुछ दिनों में जो वो संघर्ष उन्होंने किया। तो इससे बहुत साफ है कि इस समय योगी जी बौखलाए हुए हैं और वो आम आदमी पार्टी को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि हम उनको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो विधानसभा का चुनाव है वो कब कितनी सीटों पर लड़ेंगे और इसके बारे में राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। अभी हम लोग अपना संगठन निर्माण और जो मुद्दे हैं बुनियादी उसको उठाने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, आपकी पार्टी जो है सत्ता में अगर आती है यहाँ पर ग्राम पंचायत स्तर पे या आगे भी चल के, तो जैसे दिल्ली में आपने सुविधा दी है लोगों को, बिजली वगैरह मुफ्त कराई है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कि आप 4 प्राथमिकताएँ हैं हमारी: शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, और उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं की सुरक्षा विशेष तौर से है उसमें CCTV कैमरों से कवर करना। ये कुछ प्लानिंग है, लेकिन हमारा जो मैनिफेस्टो बनता है वो हम जनता के साथ संवाद करके बनाते हैं। आज यूपी में जो भी सरकारें पिछले कुछ सालों में आई उन्होंने शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया। मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिलती है बच्चों को। यहाँ पर सरकारी स्कूलों में गाय और भैंसें बांधी जाती हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में केजरीवाल साहब ने जहाँ मकड़ी के जाले लगे होते थे वहाँ एयर कंडीशन कमरे बनवाए हैं बच्चों के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, 98% वहाँ रिजल्ट आया इंटर का। इसी तरीके से हमारा मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है। इसी तरीके से दिल्ली पहला राज्य है जो 200 यूनिट बिजली फ्री देता है, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे देता है, और यूपी में सबसे महंगी बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में मिल रही है। किसानों को उनके फसल का दाम यूपी के अंदर नहीं मिलता। अभी यूरिया के लिए लोग लाठी खा रहे हैं। अभी जिस मेरठ में हम लोग आज हैं, यहाँ पर 10 लोग शराब से मर गए। उनका मामला, एक बड़ा मामला सामने आया है। तो सरकार को जनता के प्रति, जनता के बुनियादी सुविधाओं के प्रति कोई चिंता नहीं है, और हम लोग एक बड़ी प्लानिंग के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। देखिए साहब, इस उत्तर प्रदेश में पहले से ही सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां हैं। आप इन पार्टियों से हटके क्या कुछ नया करना चाहते हैं वो थोड़ा आप बता दें। देखिए, दिल्ली में भी कांग्रेस थी, बीजेपी थी, बसपा थी, सारी पार्टियां थी। वहाँ भी जब हम लोग गए, लेकिन जनता ने हमारे मुद्दों को पसंद किया।
हमने जो काम किया उस पर लोगों ने मोहर लगाई, अपना वोट दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा 5 साल में काम नहीं किया है तो वोट मत देना। ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने आज तक हिम्मत नहीं की, साहस नहीं किया। इसलिए हम यूपी में भी लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब होंगे, क्योंकि यहाँ लोग ठगे गए हैं, छले गए हैं। वर्षों तक उनकी बुनियादी सुविधाओं पे काम नहीं हुआ, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा जैसे मूलभूत जरूरतों पे काम नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हम अपने संघर्षों से, अपने संगठन से, अपने कार्यक्रमों से यूपी के लोगों का दिल जीतेंगे और उनका विश्वास जीत कर आगे बढ़ेंगे। मेरठ के भैंसुमा थाना क्षेत्र के गांव ताजपुरा मार्ग पर बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए खड़े 3 बदमाशों को थाना पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस को शक होने पर 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा एक बदमाश ईख के खेत में फरार हो गया। पुलिस ने जब दोनों बदमाशों की तलाशी ली तो दोनों के पास से एक तमंचा तथा 4 खोखे और 7 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है और थाना प्रभारी शिवदत्त का कहना है कि क्षेत्र में बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए खड़े हुए थे। यह बदमाश काफी शातिर किस्म के अपराधी हैं। इनके विरुद्ध पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। हम गश्त कर रहे थे, गश्त करते हुए मवाना मेरठ रोड पर ताजपुरा पुलिया के पास जैसे हम पहुँचे तो हमें कोई सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश आ रहे हैं। हमने चेकिंग करी थी, चेकिंग के दौरान हमें 3 व्यक्ति हमें आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें रोकने के बाद उनमें से एक भाग गया, बलबीर जो हसनापुर का रहने वाला, और कालू उर्फ हरीश जमापुर, और एक प्रशांत उर्फ बाबू जी है जो चांदपुर बिजनौर रहने वाला। इन दोनों को हमने मौके से गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से कारतूस और तमंचा बरामद हुए हैं। और जो भाग गया उसके पास भी तमंचा था, वो छोड़ कर भाग गया था, उसका पीछा करा लेकिन वो नहीं था। किस किस्म के अपराधी है ये शातिर किस्म है, कहीं हो सकता है किसी गंभीर घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।